हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जो कि आपका टाइम एंड वर्क से है। देखिएगा बोला क्या गया है। बोला है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। आगे बोला है 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, हमें बताना है कि शेष सैनिक के लिए जो बाकी आहार बचा है वह कितने दिन और अधिक चलेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन में हम पहले निकालते हैं भोजन की कुल मात्रा। कैसे निकलता है ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर इस तरह से बोला जाए ना कि 5 व्यक्ति के लिए 8 दिन का भोजन है, इसका मतलब भोजन का कुल मात्रा हो जाएगा 5 गुने 8। ठीक है, 5 व्यक्ति के लिए अगर बोला जाए कि 8 दिन का भोजन है तो भोजन का कुल मात्रा क्या होगा 5 गुने 8। अब इस भोजन को 4 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है, तो बट्टा में हम लिखेंगे 4। इससे यह निकलेगा कि 5 व्यक्ति के लिए जो 8 दिनों का भोजन था, इतना भोजन 4 व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि 10 व्यक्ति के लिए 8 दिन का भोजन है तो भोजन का कुल मात्रा कितना होगा 10 गुने 8, कुल भोजन का मात्रा। अब इतना भोजन 5 व्यक्ति कितना दिन में कर सकता है, तो बट्टा में हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिएगा 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था, यानी भोजन का कुल मात्रा कितना हो जाएगा 200 गुने 31 हो जाएगा। 200 व्यक्ति के लिए कुल 31 दिन का भोजन था, यानी भोजन का कुल मात्रा 200 गुने 31। अब आगे देखिए, अब बोला है 27 दिन के बाद, तो 200 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन था, लेकिन क्या 27 दिन के बाद भी 31 दिन का भोजन बचेगा? नहीं सर, 27 दिन के बाद तो केवल 4 दिन का भोजन शेष बचेगा। 27 दिन के बाद भोजन 31 दिन का था, लेकिन 27 दिन के बाद अब केवल 4 दिन का भोजन बचेगा। जैसे हम आपसे कहे कि आपके पूरे परिवार के लिए 30 दिन का भोजन है, तो 20 दिन के बाद क्या अब भी 30 दिन का भोजन बचेगा? नहीं सर, 20 दिन के बाद तो केवल 10 दिन का भोजन बचेगा। 25 दिन के बाद केवल 5 दिन का भोजन बचेगा। तो वही चीज है, भोजन 31 दिन का था, लेकिन 27 दिन के बाद अब इतने व्यक्ति के लिए केवल 4 दिन का भोजन बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बोला है कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया। 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया तो 200 में से 120 सैनिक चला गया। ठीक है, 200 में से कितना सैनिक चला गया 120 सैनिक चला गया। तो अब सैनिक कितना बचा 80 सैनिक बचा। तो बोला है शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो बाकी आहार तो यही बचा हुआ है और सैनिक कितना बचा हुआ है 80। तो बाकी आहार शेष सैनिक के लिए कितने दिन और अधिक चलेगा। तो आहार बाकी है इतना, व्यक्ति बचा हुआ है इतना, कितने दिन और अधिक चलेगा निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा और 20 से काटेंगे तो 20 दहाई 200 हो जाएगा। मतलब यह है कि शेष सैनिक के लिए यह भोजन कितना दिन तक चलेगा 10 दिन तक चलेगा। लेकिन 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पता है क्या पूछा है, पूछा है आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो यह आहार जो बचा हुआ था वह मात्र 4 दिन का था। 27 दिन के बाद भोजन कितने दिन का बचा हुआ था, मात्र 4 दिन का। लेकिन 120 सैनिक के चले जाने के कारण अब यही भोजन चला है 10 दिन। जो भोजन को चलना था केवल 4 दिन, वह भोजन चला है 10 दिन। हमें बताना है कितना अधिक दिन चला। तो 4 दिन चलने वाला भोजन 10 दिन चला है, यानी कि 6 दिन और अधिक यह भोजन चलेगा। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ के फिर आप अपना आंसर निकालिएगा। ऑप्शन में 10 भी है, अगर आप 10 चुनते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा है कि कितने और अधिक दिन। तो यह भोजन 4 दिन ही चलने वाला था। ठीक है, 27 दिन के बाद केवल 4 दिन का ही भोजन बचा हुआ था, लेकिन यह चला 10 दिन। कितने दिन अधिक चला है 6 दिन अधिक। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिएगा क्या है, क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है।
बोला यह है कि यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी। धनराशि का मतलब है कि हम लोगों से मूलधन पूछ रखा है। ओके, चलिए रेट कितना दिया है क्वेश्चन में 12%। क्वेश्चन में आपका रेट दे रखा है 12%। रेट को हम लोग आर से दर्शाते हैं। टाइम दे रखा है, देख लीजिए कितने वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर। तो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है आपका 1 साल। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 1 साल दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। आगे, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 36 रुपए का। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें जो अंतर है ना वह आपका कितना दे रखा है, 36 रुपए का दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर दे रखा है वह आपका 36 रुपए का दे रखा है। ठीक है, तो इतना आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए चलते हैं। अब गौर से एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे ब्याज का जो संयोजन है वह किस तरीके का है, 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले ब्याज, यानी ब्याज का संयोजन छमाही है। तो छमाही के डाटा को हम लोग पहले वार्षिक में ले जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में बोले कि ब्याज का संयोजन छमाही हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो सबसे पहला ड्यूटी हमारा यही होगा कि हम इसको वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। तो छमाही के डाटा को वार्षिक में ले जाने के लिए हम रेट में करेंगे 2 से भाग और टाइम में करेंगे 2 से गुना। ठीक है, रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना करिएगा तो छमाही का डाटा आपका वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 में 2 से भाग करिएगा तो 6% हो जाएगा रेट, और 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 वर्ष आपका हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब इस डाटा को आपको नहीं देखना है क्योंकि यह आपका छमाही का डाटा था। छमाही के डाटा को हम लोग वार्षिक में ले गए। छमाही के डाटा को वार्षिक में ले जाने के लिए रेट में भाग करेंगे 2 से और टाइम में गुना करेंगे 2 से। ठीक है, 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले यानी ब्याज का संयोजन छमाही हो रहा है। अब आगे चलिए, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, और सीआई और एसआई में यहाँ पे अंतर दे रखा है। तो सीआई और एसआई में अंतर कैसे निकालते हैं, 2 साल के केस में देख लीजिए, 1 साल के केस में तो सीआई और एसआई सेम ही होता है, लेकिन 2 साल के केस में सीआई और एसआई में जो अंतर होता है ना वह रेट के स्क्वायर के बराबर होता है। वह आपका रेट के स्क्वायर के बराबर, और जब भी हम रेट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसमें 0.2 अंक के बाद डालते हैं। जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, 0.2 अंक के बाद डालते हैं। तो रेट यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और जब रेट का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद यानी 0.36% का अंतर हो जाएगा सीआई और एसआई में। कब, जब रेट 6% होगा। रेट अगर 7% तो 7 का स्क्वायर 49.49%। रेट अगर 8% तो सीआई एसआई में अंतर 8 का स्क्वायर 64.64%। यानी रेट का स्क्वायर करना है, 0.2 अंक के बाद डालना है। यही सीआई और एसआई में परसेंटेज अंतर होगा। तो सीआई और एसआई में परसेंटेज अंतर 0.36%, जबकि रुपए में अंतर 36 रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 0.36% है इसी का वैल्यू आपका 36 रुपए होगा। क्योंकि देखिए सीआई और एसआई में परसेंटेज में अंतर 0.36% का और रुपए में 36 रुपए का। इसका मतलब कि दोनों सीआई और एसआई में अंतर है। वह अलग चीज है कि यह परसेंटेज में है या रुपए के रूप में है, लेकिन दोनों सेम चीज है इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो इतना परसेंट का मान 36 रुपए, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 36 बट्टा, इसको बट्टा में लेके आएंगे तो 1% का मान निकलेगा 0.36। और हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% का मान क्या होगा। तो 100% का मान निकालना है तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जितने % का मान निकालना होगा हम उतना से गुना करेंगे। सोल्व करिए, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और यहाँ पे होगा, इससे यह कैंसिल, यानी 10,000 रुपये आपका इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना हमें करने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए। जैसे ही हमने देखा कि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है तो रेट में 2 से भाग करेंगे तो रेट हो जाएगा 6%, और टाइम 1 वर्ष है तो टाइम कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। जैसे ही छमाही का डाटा होगा उसको वार्षिक में लाने के लिए रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। अब सीआई और एसआई में अंतर रुपए के रूप में 36 रुपए दे रखा है। परसेंटेज में कितना का अंतर होगा, रेट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 0.36, यानी यह जो है आपका 0.36% का मान है। इससे भाग करेंगे 1% का मान, हमें चाहिए मूलधन यानी 100% का मान, हम 100 से गुना करेंगे। यानी इतना ही आपको कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
यहाँ पे वर्कर अलग अलग फॉर्म में है। बोला है एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन का समय लगाता है। अब गौर से देखिए कि यह 88 दिन का समय किसको लगता है। यह 88 दिन का समय एक आदमी को अथवा दो औरत को अथवा तीन लड़का को, यानी एक आदमी यानी कि वन मैन, दो औरत यानी कि टू वोमेन और तीन लड़का यानी कि थ्री बॉय, इनमें से किसी एक को इस काम को समाप्त करने में 88 दिन लगता है। तो तीनों को समय बराबर लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों का इफिशियंसी जो है वह आपस में बराबर है। फिर से देखिए, एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़का किसी काम को 88 दिन में, तो 88 दिन समय किसको लगता है, एक आदमी को भी या दो औरत को या तीन लड़का को। तो तीनों को समय बराबर ही लगता है, जितना समय एक आदमी को उतना ही समय दो औरत को, उतना ही समय तीन लड़का को। इसका सीधा सा मतलब है कि इन तीनों का इफिशियंसी क्या है, बराबर है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी काम को करने में ए को जितना समय लगता है उतना ही समय बी को, तो ए और बी को लगने वाला समय बराबर कब होगा, जब ए और बी का इफिशियंसी कार्य क्षमता बराबर होगा। तो इन तीनों को बराबर समय लगता है, इसका मतलब तीनों का इफिशियंसी क्या है, बराबर है। अब यहां से तीनों के इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, मैन का, ठीक है, इसी तरह से ओमैन का और बॉय का, तीनों के इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलेगा, गौर से देखिएगा। मैन का इफिशियंसी निकालना होगा, मैन को ढकेंगे बाकी का गुना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ओमैन का इफिशियंसी निकालना होगा, ओमैन को ढकेंगे बाकी का गुना, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। और बॉय का इफिशियंसी निकालना होगा, बॉय को ढकेंगे बाकी का गुना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया मैन, ओमैन और बॉय का इफिशियंसी। एक आदमी का इफिशियंसी 6, इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, तो एक आदमी का कार्य क्षमता 6, एक औरत का 3 और एक लड़के का 2। तो जब भी क्वेश्चन आपका एक से अधिक फॉर्म में रहे, जब भी क्वेश्चन में वर्कर एक से अधिक फॉर्म में रहे, मैन वोमेन के रूप में रहे, मैन वोमेन बॉय के रूप में रहे, यानी 2 से 1 से अधिक फॉर्म में रहे, उस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सभी वर्कर के इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आगे चलिए, अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो देखिए 88 दिन टोटल वर्क होता है वर्कर्स गुने डे, तो 88 दिन का समय किसको लगा है, एक आदमी को, तो एक आदमी गुना 88 करिएगा टोटल वर्क निकल जाएगा, या 2 औरत गुना 88 करिएगा टोटल वर्क निकल जाएगा, या 3 लड़का गुने 88 करिएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी टोटल वर्क आप मैन के रूप में भी, बॉय के रूप में भी और वोमेन के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो हम मैन के रूप में निकालते हैं। एक आदमी को समय 88 दिन लगा है, यानी काम का कुल मात्रा क्या होगा, 1 मैन गुने 88, काम का कुल मात्रा तो यही होगा। अब इस काम को जिससे लेना होगा उससे भाग करेंगे, तो इस काम को लेना है, बोला है कि तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में, यानी इसी काम को किससे लेना है, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, इतने व्यक्ति मिलकर, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क लिखेंगे ऊपर और इस वर्क को जिससे लेना होगा उससे करेंगे भाग। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वर्कर्स गुने डे, एक आदमी को समय लगा था 88 दिन, तो काम का कुल मात्रा 1 मैन गुने 88 किए। अब हम क्या करेंगे, सभी वर्कर का इफिशियंसी, तो एक मैन का इफिशियंसी कितना है 6, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 6 गुना 88 बट्टा नीचे में देख लीजिए क्या होगा, एक मैन का इफिशियंसी 6 हो जाएगा, एक वोमेन का इफिशियंसी 3 हो जाएगा और एक बॉय का इफिशियंसी 2, तो 6 3 9 2 11, नीचे में 11 आ जाएगा, 11 8 88, यानी 6 8 48। यही आपका समय है जिसमें तीनों वर्कर मिलकर इस काम को समाप्त कर लेगा। हमें क्या बताना था कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बट्टा में एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, सबका इफिशियंसी, एक आदमी का मतलब 6, एक औरत का मतलब 3, एक बॉय का मतलब 2, 6 3 9 2 11, बट्टा में 11 है, 11 8 88, 6 8 48, यानी कि 48 दिन का समय आपका लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था और 4 वर्ष के बाद 5:4 हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात, और ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3, और यह जो इन दोनों की आयु का अनुपात है यह है आपका 5 साल पहले का। ठीक है, दोनों के आयु का अनुपात कब का है, यह 5 साल पहले का, यानी 5 वर्ष पूर्व का। इसके अलावा देखिएगा क्या बोला है, 4 साल के बाद 5:4, और 4 साल के बाद जो है इनके आयु का जो अनुपात है
वो आपका बोला है कि 5:4 हो जाएगा। बस इतना ही डाटा दिया है और इसी डाटा के बेसिस पर हम लोगों से पूछा है कि ए की आयु क्या होगी, है ना। ए की आयु भी पूछ सकता है, बी की आयु भी पूछ सकता है, दोनों की आयु का अंतर भी पूछा जा सकता है। मतलब इतना ही डाटा से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है, केवल 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दे रखा है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। तरीका देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अनुपात दे रखा है उसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, तो बैलेंस करने का तरीका यह होता है कि ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना, नीचे वाला दोनों में, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। तो 4 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का, तो इस दोनों में हम 1 से गुना करेंगे। और 5 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का, तो इस दोनों में हम 1 से गुना करेंगे। लेकिन 1 से गुना करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप 1 से गुना करिएगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर नीचे वाला में अनुपातिक अंतर 2 का होता और ऊपर वाला में 1 का होता, तो फिर हम क्या करते, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना। बैलेंस करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इसको बैलेंस करिएगा। यहाँ बैलेंस है, अगर नहीं होता तो हम बैलेंस करते। क्या करना है, नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना। यहाँ देखिए 1 का अंतर 1 से गुना करिएगा, वैल्यू सेम रह जाएगा। यहाँ भी 1 का अंतर 1 से इसमें गुना करिएगा, वैल्यू सेम रह जाएगा। मतलब यहाँ रेशियो बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, अब आप देखिए कि ए और ए की आयु में अंतर कितना का है, गौर से देखिएगा। ए की आयु में, अच्छा एक आयु तो 5 साल पहले का है और एक 4 साल बाद का है, तो ए के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपातिक अंतर देखिए कितना का है। केवल ए वाला देखिएगा, बी वाले को मत देखिएगा। ए के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात में 1 का अंतर, देखिए 4 से 5 हो गया, अनुपात 1 का अंतर। यही अंतर बी के साथ भी होगा। बी के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में देखिए तो अनुपातिक अंतर कितना का, 1 का। तो ए ले या फिर बी ले, प्रत्येक के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर। ए के पहले वाले और बाद वाले आयु में अनुपात 1 का अंतर, बी के पहले वाले आयु में और बाद वाले आयु में अनुपात 1 का अंतर। जबकि किसी भी पर्सन के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु लीजिएगा तो उसमें 9 साल का अंतर हो जाएगा। कोई भी पर्सन हो, उसके 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु लीजिएगा तो अंतर कितना का होगा, 9 का होगा। तो अनुपात में दोनों की आयु में 1 का अंतर, जबकि रियल में दोनों की आयु में कितना वर्ष का अंतर, 9 वर्ष का। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया 9 वर्ष। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम बोले कि अभी हम 30 वर्ष के हैं, वर्तमान में हम 30 वर्ष के हैं, तो आप बताइए कि 5 साल पहले हम कितने वर्ष के रहे होंगे। अगर हम अभी 30 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले 25 वर्ष के रहे होंगे, और अगर हम अभी 30 वर्ष के हैं तो 4 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 34 वर्ष के हो जाएंगे। तो यह हमारा आयु, अगर मेरा वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो यह मेरा आयु हो जाएगा 4 साल बाद का, और यह हो जाएगा 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में देख लीजिए अंतर कितना का, 25 से 34 हो गया। 25 में 9 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी पर्सन के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने का होगा, 9 का। अब आप इस चीज को भी समझिएगा, पहले और बाद बोले तो आयु में अंतर हम लोग जोड़ के निकालते हैं। एक पहले रहे एक बाद रहे तो आयु में अंतर जोड़ के निकालते हैं। दोनों पहले रहे तो अंतर घटा करके निकालेंगे, दोनों बाद रहे तो भी अंतर हम लोग घटा के निकालेंगे। लेकिन अगर एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे या एक पहले रहे तो वही अंतर हो जाएगा। जैसे वर्तमान में और 5 साल बाद में तो 5 का अंतर, वर्तमान में और 10 साल पहले में तो 10 का अंतर। लेकिन 5 साल पहले और 5 साल बाद में 10 साल का अंतर, 4 साल पहले और 4 साल बाद में 8 साल का अंतर। लेकिन 10 साल बाद और 12 साल बाद, दोनों बाद बोले तो अंतर घटा करके, कुल मिला के 2 रंग तो जोड़कर और 1 रंग तो घटाकर। और वैसे भी छोटी सी बात है, क्लियर हो जाता है वैसे भी आपका, है ना।
कि 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का 9 का, जबकि ए के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर। इसका मतलब है कि अनुपात 1 जो है वह आपका किसके बराबर है, 9 के बराबर। अनुपात 1 का मान निकल गया तो अब हम किसी का भी आयु निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम आयु निकालेंगे तो सबके 5 साल पहले का आयु निकलेगा, उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा तो वर्तमान आयु निकलेगा। और यहां से अगर हम ए और बी की आयु निकालते हैं तो वह 4 साल बाद का निकलेगा, उसमें 4 घटाएंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। तो हमें बताना है ए की वर्तमान आयु। तो अनुपात 1 का मान 9 है तो 4 का मान 9 चौके 36 होगा। अनुपात 1 का मान 9 है तो 4 का मान 9 चौके 36। तो यहां से ए का जो आयु निकलेगा वह 5 साल पहले का। तो ए 5 साल पहले 36 वर्ष का था, यानी अभी 36 और 5 कितने साल का हो जाएगा, 41 साल का। यहां से निकाल के देखते हैं। अनुपात 1 का मान 9 तो अनुपात 5 का मान 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। तो 45 वर्ष ए की आयु होगा, कब, 4 साल बाद। तो ए 4 साल बाद 45 साल का होगा। ए 4 साल के बाद 45 साल का होगा, यानी ए अभी कितने साल का होगा, 4 साल बाद 45 साल का। तो अभी ए 41 साल का होगा। मतलब ए की वर्तमान आयु यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से जो ए का आयु निकलेगा वह 5 साल पहले का निकलेगा, 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु। यहां से जो ए का आयु निकलेगा 4 साल बाद का निकलेगा, तो 4 घटाएंगे तो वर्तमान आयु। उसी तरीके से यहां से बी का आयु हम निकाल सकते हैं 5 साल पहले का, वर्तमान आयु निकालना होगा, 5 जोड़ लेंगे। यहां से बी का आयु निकाल सकते हैं 4 साल बाद का, 4 घटा लेंगे, वर्तमान आयु निकल जाएगा। क्लियर। तो अनुपात 1 का मान एक बार निकल गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी करना होगा, हम लोग कुछ भी बताना होगा, बड़े आराम से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। औसत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोला है कि 5 लगातार विषम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत क्या होगा। सबसे पहली बात कि लगातार आने वाली संख्याओं का औसत, चाहे लगातार आने वाली सीधे संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो या लगातार आने वाले 4 का गुणज हो या 3 का गुणज हो या 5 का गुणज हो, इन सभी का औसत आपका होता है मिडिल टर्म। लगातार आने वाली संख्या, जैसे देख लीजिए यहां से हम लगातार आने वाली संख्या लिखते हैं, कुछ 5, 6, 7, 8, 9 लगातार आने वाली 5 संख्या हम लिखे हैं। इसका औसत क्या होगा, इसका औसत 7 हो जाएगा। आप आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, औसत का जो जनरल फॉर्मूला है उसको लगा करके भी निकाल सकते हैं। औसत का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। मतलब जितना संख्या का औसत निकालना है सबको जोड़िए और उतने संख्या से भाग करिए, तो भी आपका औसत कितना आएगा, 7, क्योंकि लगातार आने वाली संख्या है। अच्छा, लगातार आने वाली विषम संख्या लिख के देखते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका भी औसत मिडिल टर्म हो जाएगा। लगातार आने वाला सम संख्या लिखिए 8, 10, 12, 14, 16, इसका भी औसत क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। कहने का मतलब यह है कि लगातार आने वाली जो भी संख्याएं होंगी उसका औसत क्या होगा, उसका औसत आपका मिडिल टर्म होगा। तो यहां पे जो है क्या दे रखा है, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। तो लगातार आने वाली विषम संख्या है तो इसका औसत मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल में कौन सा संख्या है, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। देखिए किसी विकल्प में सी है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर ऑप्शन में सी न रहे उस केस में हमारा आंसर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5 भी तो हो सकता है। पांचों का योग बट्टा 5, क्योंकि औसत का जनरल फॉर्मूला होता है, तो पांचों का योग बट्टा 5 होगा। लेकिन यहाँ पांचों का गुणनफल बट्टा 5 लिखा है, इस वजह से आंसर नहीं होगा। अगर इसी में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5 किया होता तो यह आंसर हम लोग चुन लेते। इसके अलावा लगातार आने वाली संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होता है, तो इसका औसत आपका a प्लस ई बट्टा 2 भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, इसका औसत क्या क्या हो सकता है, इसका औसत तो आपका c होगा ही, इसके अलावा a प्लस ई बट्टा 2 भी हो सकता है, a प्लस ई बट्टा 2 भी हो सकता है, इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5 भी हो सकता है। और एक चीज और, यह लगातार आने वाली विषम संख्या है, मतलब इसके बीच में कितना का गैप होगा, 2 का। यह वैल्यू इससे 2 ज्यादा, यह वैल्यू इससे 2 ज्यादा, यह वैल्यू इससे 2 ज्यादा, क्योंकि लगातार आने वाली जो विषम संख्याएं होती है ना, 2 के अंतर पर होती है। 7, 9, 11, 13, कहीं से भी शुरू करिए, लगातार आने वाली विषम संख्या कितना के अंतर पर होता है, 2 के अंतर पर होता है। तो इसका यह मतलब है कि देखिएगा यहाँ पे इस श्रेणी का जो आपका औसत है, इस श्रेणी का औसत आपका सी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सी नहीं है तो हमारा आंसर बी प्लस 2 भी तो हो सकता है।
B+2 अगर करेंगे फिर भी कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। या फिर D-2 भी तो हो सकता है ना, D में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प D हो जाएगा। लेकिन यह सब संभावित है, इनमें से किसी भी फॉर्म में आपका औसत दे सकता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यह आपका एलिगेशन से है। बोला यह गया है कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। फिर मिश्रण से 10 लीटर शराब निकाला गया, फिर मिश्रण 10 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, शराब और जल का अंतिम अनुपात, यानी कि फाइनली शराब और जल का क्या अनुपात होगा। अब गौर से यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, 100 लीटर अभी शराब है, जैसे यह कोई बर्तन है जो पूरा 100 लीटर का है, ठीक है, पूरे बर्तन को अगर भरा जाए तो इसमें कोई भी चीज़ 100 लीटर आएगा। अब अभी इसमें 100 लीटर शराब है, पूरी तरह से शराब से भरा हुआ है। अब हुआ क्या है कि देखिएगा यहाँ पे 10 लीटर शराब निकाला गया, 100 लीटर है, इसमें से 10 लीटर शराब निकालेंगे तो अब शराब कितना बचेगा, इसमें 90 लीटर बचेगा। 100 लीटर शराब था, अब इसमें से क्या किया गया है, 10 लीटर शराब निकाला गया तो शराब कितना बचेगा, इसमें 90 लीटर, और उतना ही पानी डाल दिया गया। मतलब जितना शराब निकाला गया उतना ही पानी डाला गया। कहने का यह मतलब है कि मात्रा पहले जितना कर दिया गया, पहले भी 100 लीटर था, अब भी 100 लीटर है, लेकिन पहले 100 लीटर प्योर शराब था, लेकिन अब क्या है, 10 लीटर इसमें से शराब निकाला गया और 10 लीटर पानी डाला गया। मतलब अब जो 100 लीटर है वह मिश्रण है, इसमें 90 लीटर शराब है और 10 लीटर क्या है, पानी है। फिर क्या किया, फिर देखिए 10 लीटर फिर निकाला गया। अब जब 10 लीटर निकालेंगे तो अब क्या निकलेगा, अब तो मिश्रण निकलेगा। पहले तो प्योर शराब था, लेकिन अब तो मिश्रण निकलेगा। यानी अब जब 10 लीटर निकालेंगे, देखिए मिश्रण से 10 लीटर, अब तो मिश्रण हो गया, इसमें 10 लीटर निकालेंगे तो अब कुछ शराब भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, और फिर इसको रिप्लेस किससे कर रहा है, पानी से कर रहा है। मतलब निकाल रहा है मिश्रण और उसके बदले में डाल रहा है पानी। तो इस प्रक्रिया को जितना बार दोहराएगा तो क्या होगा, हर बार शराब का मात्रा घटते जाएगा और पानी का मात्रा बढ़ते जाएगा। मिश्रण निकाल रहा है, 10 लीटर पानी डाल रहा है, फिर मिश्रण निकालेंगे, 10 लीटर पानी डालेंगे, तो शराब का मात्रा घटते जाएगा और पानी का मात्रा इसमें बढ़ता जाएगा, लेकिन मिश्रण का मात्रा जितना है उतना ही रहेगा। फाइनली हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि शराब और जल का अंतिम अनुपात। तो आप पहली चीज यह बताइए कि मिश्रण हमारा कुल कितने लीटर का रहता है, हमेशा 100 लीटर, इसमें तो कोई कमी नहीं आती है, मिश्रण 100 लीटर का 100 लीटर बना रहता है, ठीक है, 100 लीटर। अब पहले स्टेज में जब 10 लीटर शराब निकालेंगे तो शराब कितना शेष बचेगा, इसमें 90 लीटर। 100 लीटर पूरा का पूरा पहले शराब था, लेकिन जैसे ही 10 लीटर शराब निकालेंगे तो अब शराब बचेगा 90 लीटर और मिश्रण कितना, 100 लीटर। यानी 90/100, 90/100 भाग, यानी इतना भाग आपका क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा। कब, जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा। जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा तो 100 लीटर के मिश्रण में 90 लीटर ही शराब बचेगा। 100 लीटर के मिश्रण में कितना शराब बचेगा, 90 लीटर ही शराब बचेगा। देखिए नीचे मिश्रण है, ऊपर शराब है, ऐसा एक प्रक्रिया के बाद। अब इस तरह का जितना प्रक्रिया होगा पावर हम उतना देंगे। तो देखिए इस तरह का प्रक्रिया कितना बार हुआ है, 2 बार। 10 लीटर निकाला गया, पानी डाला गया, फिर 10 लीटर निकाला गया, पानी डाला गया। तो इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया है, तो पावर आप 2 डाल दीजिए। प्रक्रिया 3 बार होगा तो पावर 3 डालेंगे, प्रक्रिया 4 बार होगा तो पावर 4 डालेंगे। अब सोल्व करिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 9/10, 9 का स्क्वायर कितना, 81, और 10 का स्क्वायर कितना, 100। ऊपर वाला किसकी मात्रा को दर्शाएगा, शराब की मात्रा, और नीचे वाला पानी की मात्रा। तो अब शराब कितना बचेगा, ऐसा 2 प्रक्रिया हो जाए, इसके बाद शराब कितना होगा, 81। कुल कितने मिश्रण में, 100 लीटर, तो 100 लीटर में अब 81 लीटर शराब होगा। हमें क्या बताना है, शराब और जल का अनुपात। तो शराब कितना बचा हुआ है अब इसमें, 81 लीटर, और जल कितना, तो 100 लीटर के मिश्रण में 81 लीटर तो शराब ही है, तो शेष कितना बचा अब, 19 लीटर। 100 लीटर में 81 लीटर शराब है तो शेष कितना बचा, 19, तो 19 लीटर ही पानी होगा। यानी कि शराब और जल का अनुपात हो जाएगा आपका 81:19। बहुत सिंपल सा मेथड है, इसी मेथड का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 100 लीटर है टोटल, तो मिश्रण हमेशा 100 लीटर बना रहेगा।
जब 10 लीटर शराब निकालेंगे तो शराब कितना बचेगा, 90 लीटर बचेगा। तो 90 लीटर, एक प्रक्रिया के बाद शराब का मात्रा इतना, मिश्रण का मात्रा इतना। तो ऐसा जब एक प्रक्रिया होगा तो शराब और मिश्रण का, शराब का मात्रा जो होगा कुल मिश्रण का इतना होगा। यह प्रक्रिया 2 बार हुआ है तो पावर 2 डालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 लीटर में 81 लीटर शराब है। तो 81 शराब है तो शेष कितना बचा, 19 लीटर ही जल होगा। शराब और जल का अनुपात पूछा है, आंसर हमारा 81:19 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है P और Q के आय का अनुपात 3:4 है। ठीक है, P और Q 2 व्यक्ति है और इन दोनों के आय का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 3:4। चलिए बढ़ते हैं आगे, यह इन दोनों के आय का रेशियो है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है और 2:3 के अनुपात में व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च करता है यह आपका 2:3 के अनुपात में। ठीक है, आय दे रखा है, आय का रेशियो दे रखा है और व्यय का रेशियो दे रखा है, दोनों दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है। प्रत्येक, जैसे ही प्रत्येक वर्ड बोल दे उस केस में यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, इसका मतलब कि P का बचत भी 6,000 और Q का बचत भी 6,000। तो चूंकि प्रत्येक का बचत वहां पे बराबर है तो यहां भी प्रत्येक का बचत बराबर होगा। चेक करते हैं। दूसरी चीज कि यहां पे भी आप अनुपात को बैलेंस कर सकते हैं। यहां पे बैलेंस करने का क्या तरीका है, आय और व्यय का रेशियो दे, अनुपात को बैलेंस करिएगा, नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना। 2, 3, 1 का अंतर गुना करने की आवश्यकता नहीं, 3, 4, 1 का अंतर गुना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ अनुपातिक अंतर 2 का यहाँ 1 का होता तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाले में गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे जब भी 2 रेशियो इस तरह से दिया जाए। अब आप निकालिए बचत, प्रत्येक का बचत निकालिए। देखिए P कमाता कितना है 3, खर्च कितना करता है 2, तो P का बचत अनुपात 1। Q देखिए कमाता कितना है 4, खर्च कितना करता है 3, बचत कितना अनुपात 1। तो प्रत्येक का बचत यहाँ पे देखिए अनुपात 1 आ गया। P का बचत, P 3 कमाया 2 खर्च किया, यह P का डाटा है, P 3 कमाया 2 खर्च किया यानी P का बचत अनुपात 1। Q 4 कमाया 3 खर्च किया यानी Q का बचत अनुपात 1। तो प्रत्येक का बचत अनुपात में कितना है, अनुपात 1, जबकि रियल में प्रत्येक का बचत कितना 6,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू इस क्वेश्चन में 6,000 रुपए के बराबर आ गया। जब हम लोगों ने इस डाटा को इसके साथ कंपेयर किया तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6,000 आ गया। अब बोला है P की आय बताइए, तो P की आय कौन सा है, यही है ना P की आय। तो अनुपात 1 का मान 6,000 तो 3 का मान 6 तिरिक 18,000 हो जाएगा। 18,000 रुपये, आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। Q की आय पूछता तो अनुपात 1 का मान 6,000 तो 4 का मान 6 चौके 24,000, Q का आय आपका कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। खर्च निकालना था तो यहाँ से निकाल लेते हैं, अनुपात 1 का मान 6,000 तो 2 का मान 12,000, P का व्यय 12,000, Q का व्यय कितना होगा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है एक मोटर बोट खरे पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया तो 20 घंटा का समय लगा। तो नदी के प्रवाह की गति बताइए। सबसे पहले देखिए मोटर बोट का चाल जो है इसको हम लोग VB से दर्शाते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट। केवल जो नाव का चाल है वह है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव का प्योर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, धारा का जो चाल है इस क्वेश्चन में ही दे रखा है। धारा का मतलब जल का चाल, उसको VS से दर्शाते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल क्वेश्चन में दिया है, धारा का चाल पूछा है, जो पूछा है उसको हम x मान लिए। नाव की चाल को हम VB से दर्शाते हैं और धारा की चाल को VS से दर्शाते हैं। अब आगे देखिए, बोला है कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया। तो हम मान लेते हैं कि वह A से लेकर के B तक गया है, A से लेकर के गया है B तक। और अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में। तो यह जो 91 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको धारा के दिशा में गया है और लौट आया है। तो सोचिए जरा सा कि अगर गया है धारा के दिशा में तो लौटने वक्त तो धारा के विरुद्ध आना पड़ेगा। इसे गया है धारा के दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, चूंकि अनुप्रवाह में गया है और फिर लौट आया है। तो जब जाएगा धारा की दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध। जैसे सोचिए जरा सा कि कहीं जाने वक्त अगर आपको चढ़ाई मिलता है तो जब आप वापस लौटिएगा तो ढलान मिलेगा।
और जाने वक्त अगर ढलान है तो जब वापस लौटिएगा तो चढ़ाई होगा। तो सेम केस यहाँ पे है, अगर जाएगा धारा के दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, और अगर जाएगा धारा के विरुद्ध तो लौटेगा धारा के दिशा में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जाने आने वाले क्वेश्चन में एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध। तो 91 किलोमीटर गया और वही लौट आया, और अनुप्रवाह में गया है, इसका मतलब 91 किलोमीटर धारा के दिशा में गया है और फिर 91 किलोमीटर धारा के विपरीत में लौटा है, तब उसको 20 घंटे का समय लगा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 91 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में नाव का चाल क्या होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। तो 91 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वह इस चाल से तय करता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, तो इतना समय लगेगा। और फिर 91 किलोमीटर की दूरी जो यह तय करता है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होगा, नाव माइनस धारा, यानी 10 माइनस x धारा के विरुद्ध। तो फिर जो 91 किलोमीटर लौटता है वो इस चाल से, तो इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, आने वक्त इस दूरी को इस चाल से तय करेगा, दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला के समय इसको कितना घंटा लगा है, 20 घंटा। बराबर में हम 20 लिखेंगे और सोल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे। धारा के दिशा में चाल क्या होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, और धारा के विरुद्ध नाव का चाल क्या होगा, नाव का चाल माइनस धारा का चाल। तो धारा के दिशा में इतनी दूरी तय करता है, धारा का चाल इतना है, धारा की दिशा में चाल इतना है, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय जाने में और इतना समय आने में। अब आप क्या करिएगा कि x का जो मान है हम लोग बाई ऑप्शन निकालेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और हमें उतने बड़े सॉल्यूशन में नहीं जाना है, यहां से हम अपने क्वेश्चन का आंसर बाई ऑप्शन रखेंगे। हम सोचेंगे कि x के किस मान से, ऑप्शन में तो x का मान दिया ही होगा, धारा का चाल पूछा है, धारा के चाल को ही हम लोग x माने हैं, तो ऑप्शन में तो x का मान होगा। x के जिस मान से LHS बराबर RHS हो जाए वही हमारा आंसर होगा। तो x के जगह 3 रख के देखिए, 3 लीजिएगा, 10 3 13, 13 7 91 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 7 से काटिएगा 13 हो जाएगा, 13 7 20, LHS बराबर RHS हो गया किससे, विकल्प ए से। तो विकल्प ए हमारा आंसर। बाकी दूसरे को रख के देख लीजिए, कैलकुलेशन ही आपका नहीं बढ़ेगा। 10 4 14, 14 से 91 नहीं कटेगा, 2 लीजिएगा 10 2 12, 12 से 91 नहीं कटेगा, 5 लीजिएगा 10 5 15, 15 से 91 नहीं कटेगा। मतलब डाटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा। केवल आपको यहाँ तक करना है, उसके बाद ऑप्शन से आप समझ जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिया है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले देखिए 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान लिया, ठीक है, और 44% विद्यार्थी जो है वह गणित लिया है। अब इन दोनों को जोड़िए, गणित और जीव विज्ञान वाले को जोड़ के देखिए कितना आता है। 72 और 44 116। 100 से कितना ज़्यादा आ गया, 100 से 16 ज़्यादा आया। 100 से 16 ज़्यादा आने का मतलब है कि 16% ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों लिया होगा। 16% ने दोनों लिए, ठीक है, 16% क्या हुआ होगा, दोनों लिया होगा। गौर से यहाँ पे समझिएगा, जब आप इंटरमीडिएट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक विकल्प होता है कि साइंस या आर्ट। अगर आप साइंस चुनते हैं तो वहाँ पे भी विकल्प आपके पास होता है कि मैथ या बायो, और एक विकल्प यह भी होता है कि आप दोनों ले सकते हैं, या तो मैथ ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही केस है कि 72% जीव विज्ञान लिया है और 44% गणित लिया है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 100% ही आना चाहिए, क्योंकि कुल विद्यार्थी की संख्या को 100% दर्शाता है। 100 का मतलब टोटल होता है। तो यह 100 से कितना ज़्यादा आ गया, यह 100 से आपका 16 ज़्यादा आया। 16 ज़्यादा आने का सीधा सा मतलब है कि 16% विद्यार्थी ऐसा होगा जो दोनों विषय लिया होगा। जबकि यहाँ क्वेश्चन में दोनों विषय लेने वाले का संख्या 40 दे रखा है, रियल में दोनों विषय लेने वाले का संख्या 40, जबकि परसेंटेज में 16। इसका मतलब 16% का मान 40। 16% का मान कितना, 40, तो 1% का मान 40/16। 1% का मान निकालना सीखिए, जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखिएगा और यह जितने परसेंट का मान होगा उससे भाग करिएगा तो 1% का मान निकलेगा। 16% का मान कितना, 40, क्योंकि परसेंटेज में 16% दोनों विषय लिया है जबकि रियल में 40। तो 16% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू 40/16। रियल वैल्यू ऊपर, परसेंटेज वैल्यू नीचे, इससे 1% का मान निकलता है। और हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100% का मान, तो बस 100 से आप गुना कर लीजिए, सोल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 50, 50 गुने 5 यानी कि 250। यही आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा,
ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 250। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। 72 44 116 यानी 16% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू 40/16, 100% का मान बस हम लोग 100 से इसमें गुणा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन यह पूछा जाता है। बोला है कि 15 मेज का क्रयमूल्य 20 मेज के विक्रयमूल्य के बराबर। यहाँ क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दिया है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों किस फॉर्म में दिया है? वस्तु के रूप में दिया है। तो जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे, उस केस में उस केस में ना उल्टा हो जाता है, यानी जो क्रयमूल्य होता है वह विक्रयमूल्य और जो विक्रयमूल्य होता है वह क्रयमूल्य। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 15 मेज का क्रयमूल्य, तो 15 कहाँ लिख लीजिएगा? विक्रयमूल्य के अंदर लिख लीजिएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। रुपए के रूप में दे तो जो क्रयमूल्य होगा वह तो होगा ही, जो विक्रयमूल्य होगा वह विक्रयमूल्य होगा। लेकिन वस्तु के रूप में दे कि इतने वस्तु का क्रयमूल्य इतने वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर, उस केस में उल्टा हो जाता है। जिसके साथ क्रयमूल्य लगा रहता है वह विक्रयमूल्य हो जाता है। तो 15 मेज का क्रयमूल्य यानी 15 हो जाएगा विक्रयमूल्य, और 20 मेज का विक्रयमूल्य तो 20 क्या हो जाएगा आपका? क्रयमूल्य। बस अब क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। वस्तु का क्रयमूल्य 20 रुपये, विक्रयमूल्य 15 रुपये, 20 का वस्तु 15 में बेचा गया, वस्तु को खरीदा गया 20 में, बेचा गया 15 में, तो हानि होगा कितने का? 5 रुपए का। 5 का हानि कितने रुपए पर? 20 रुपए पर। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का लाभ बटा क्रयमूल्य गुने 100, हानि का हानि बटा क्रयमूल्य गुने 100। तो 20 रुपए का वस्तु 15 में बिका तो 5 की हानि, बट्टा में क्रयमूल्य गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 20 पंचे 100, पंचे 25% की हानि इस सौदे में हो जाएगा। ठीक है, दे रखा है कि कितने परसेंट की हानि होगी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 25% की हानि। वैसे भी क्रयमूल्य ज़्यादा है विक्रयमूल्य कम है तो हानि ही होनी है। क्लियर? चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।